100, 200, 300, 400, 500, 1000 ये केवल संख्या नहीं है, ये मानक है कि आपकी हवा में कितना जहर घुल चुका है। एक विशालकाय हाथी आपके लिविंग रूम में आकर बैठ गया है और आप चुटकुले सुनने में मग्न हैं। एक एटीट्यूड की तरह हो गया है। बहुत से सवाल ये एटीट्यूड उठाता है और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास प्रोग्राम में। आपको मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट का अवार्ड भी मिला है। मैं जानना चाहती हूं आपकी जो पूरी जर्नी रही एनवायरमेंट के प्रति, क्लाइमेट चेंज की दिशा में जो आपने काम किया है, वो कैसी रही, कहां से शुरू हुई और आज के संदर्भ में उसे कैसे देखा जाना चाहिए और लोग उससे क्या कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं? देखिए, सरोकार तो मैं से होता है। मैं जो हूं, मेरी जो दशा है, उस पर भीतरी स्थितियों का भी असर पड़ता है और बाहरी स्थितियों का भी। आपका मन खराब है, उल्टे पुल्टे आपको विचार आ रहे हैं, भावनाएं बेकाबू हो रही हैं, गुस्सा है, अवसाद है, तो भी आप यही कहते हो ना, मैं ठीक नहीं हूं। फिर शारीरिक तल पर कुछ हो जाए, वो बुखार आ गया है या दर्द हो रहा है कुछ, तो भी आप यही बोलते हो मैं ठीक नहीं हूं। इसी तरीके से अगर आपकी हवा जहरीली हो गई है तो भी तो आप यही कहोगे ना, मैं ठीक नहीं हूं। तो जो यात्रा होती है अध्यात्म की, उसका सरोकार मैं से है और मैं पर असर तो इन तीनों का ही पड़ रहा है। आध्यात्मिक आदमी ये कैसे कह देगा कि मेरा नाता बस भीतरी जगत से है? वो भीतरी जगत का भी मैं पर असर पड़ता है, शारीरिक जगत का भी मैं पर असर पड़ता है, और जिसको आप बाहरी जगत बोलोगे उसका भी अपने ऊपर असर पड़ता है ना। तो ठीक वैसे जैसे हमें अपने मन का देखना होता है, अपने तन का हाल देखना होता है, उसी तरीके से हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो हवा ले रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, हमें उसका भी तो हाल देखना होता है। तो वो अध्यात्म के अंतर्गत ही आता है। तो पर्यावरण की चिंता और अंतःकरण की चिंता, ये दोनों अध्यात्म की ही बातें हैं, इनमें आपस में कोई भेद नहीं है। वास्तव में अगर कोई आध्यात्मिक होगा तो उसे पर्यावरण की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है खुद से सरोकार रखना, खुद से। और खुद से सरोकार रखना, तो मैं अगर जहर लगातार खा रहा हूं या पी रहा हूं तो क्या उसका खुद से सरोकार नहीं है? तो पर्यावरण की भी फिक्र करनी पड़ेगी ना। हम दोनों ही मास्क लगाकर नहीं बैठे हुए हैं, AQI भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर ब्रायन जॉनसन बाहर से आते हैं और वो एक इंटरव्यू करते हैं तो वो मास्क लगाकर बैठते हैं और वो ये चिंता व्यक्त करते हैं कि इतनी ज़्यादा समस्या इसकी हो गई है एयर पोल्यूशन की भारत में कि इस पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। और तब खबरें और ज़्यादा बनती हैं क्योंकि कोई व्यक्ति बाहर से आया है और उसने एक बात कह दी है, लेकिन अपनी ही ज़मीन पर, अपनी ही धरती पर तमाम ऐसे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं लगातार, तब भी उन चीजों को इतना महत्व नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हम नम हो गए हैं? बाहरी लक्षण है, समस्या भीतरी है। समस्या भीतरी है, इतनी भीतरी है कि किसी बाहरी आदमी को आकर के शोर मचाना पड़ता है। वो यूं ही मास्क लगाकर नहीं बैठे थे ब्रायन जॉनसन, यूं ही वो बातचीत कर रहे थे कहीं पे, बीच में उठ करके ऐसे ही नहीं चले गए थे। वो एक संदेश देना था। इट वॉज टू मेक अ वेरी पावरफुल विजुअल स्टेटमेंट। और थोड़ा सा हमें इस पर लज्जा आनी चाहिए कि हमें हमारा हाल बताने के लिए किसी विदेशी को इस हद तक जाना पड़ता है। हम क्यों अपने हाल से इतने अनभिज्ञ हैं? हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये जानी बात है कि दिल्ली का हर व्यक्ति अपनी उम्र के 12 साल गंवा रहा है वायु प्रदूषण की वजह से। 12 साल। अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है PM 2.5 का, वो है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और दिल्ली का है लगभग 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। 18 से 20 गुना ज्यादा है अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। ये बात हमें पता है, साधारण सा ये एक आंकड़ा है और हर जगह उपलब्ध है, सब जानते हैं, बीच बीच में अखबार में भी छप जाता है।
आंकड़ा छपने से क्या होगा? मुझे साफ दिख भी रहा हो ये आंख में थप्पड़ मार गया, जब मुझे अपनी कद्र ही नहीं है, भीतर ही कोई गरिमा ही नहीं है, कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, तो मुझे साफ दिखाई भी दे रहा हो, दुनिया चिल्ला चिल्ला के ही बता रही हो तू पिट रहा है, तू लात खा रहा है, तू थप्पड़ खा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हम में उस चीज की कमी है, आत्मसम्मान की। एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे से अगर जानती हो कि आपके पास जीने के लिए कोई बहुत माकूल, सशक्त, उचित कारण है, तो क्या आप जान गंवाना बर्दाश्त करेंगी? और अगर आपको पता हो कि आपकी जिंदगी बस ऐसी ही है, थाली का बैंगन, लुढ़कता पत्थर, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, पेड़ से टूटा हुआ पत्ता हवा बहा ले गई, ऐसे ही है बस, जैसे इतने लोग आए गुजर गए वैसे ही। एक टिड्डी दल आता है ना, इतनी टिड्डियां होती हैं, कौन गिनती करता है कितनी मरी कितनी बची? बरसाती कीड़े आते हैं, उनकी जान की क्या कीमत है, कौन गिनती करता है पांव के नीचे कितने आ गए? अगर मेरे पास खुद का कोई ज्ञान नहीं है, खुद को मैंने जरा जाना नहीं है, और इस कारण मेरे पास जीने के लिए कोई ताकतवर ठोस वजह नहीं है, तो मैं अपनी जिंदगी की कीमत क्यों करूं? अगर मैं 12 साल पहले मर रहा हूं एयर पॉल्यूशन से, तो मर जाने दो। पर मृत्यु से डर तो सबको लगता है। आज आ रही हो तो डर लगे ना। आप 30 के हो, 40 के हो, आपको बताया जाता है कि 80 जीने वाले तो 70 ही जियोगे, आप कहोगे ठीक ही है। हाँ, आपको ये बोला जाए कल मर जाओगे, तो फिर आप थोड़े परेशान हो सकते हो, या कोई डॉक्टर बोल दे 3 महीने बच्चे हैं, तो भी थोड़े परेशान हो सकते हो। लेकिन 70 और 80 में कहां फर्क पता चलता है? इतना तो हम घपला ऐसे भी कर लेते हैं। किसी को 100 रुपए लौटाने होते हैं, आप मजे में 80 रुपए लौटा के आ जाते हो और कहते हो अप्रोक्सीमेटली ठीक ही तो है। तो जिंदगी में हम हर चीज में तो थोड़ा बहुत घपला कर ही लेते हैं। तो 80 साल जीने थे, 70 साल ही जियोगे, थोड़ा सा घपला हो गया, चलो तो रोज होता है, क्या हो गया इतना, तो 10-20% तो चलता रहता है। कहीं घूस दे दी, कहीं मिलावट हो गई, 10-20% तो चलता रहता है। आत्मसम्मान की बहुत कमी है। जो आदमी जानता होगा वो कौन है, जो आदमी जानता हो किस लिए जी रहा है, वो अपनी जिंदगी का ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा कि मर रहा है और किस लिए मर रहा है, कि सांस लेता जा रहा है और मरता जा रहा है। ये कितनी बेइज्जती की बात है। 20 लाख लोग भारत में प्रतिवर्ष सिर्फ वायु प्रदूषण से मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इतने सारे तो हैं, क्या फर्क पड़ता है? गरिमा नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। जो हमारा देश है ना, हमें इस चीज की बहुत जरूरत है। हमारे पास अहंकार हो सकता है बहुत सारा हो, हाँ तूने मुझे ऐसा बोल दिया तुझे मार दूंगा। आत्मसम्मान नहीं है। आत्मसम्मान और अहंकार बहुत अलग अलग बातें होती हैं। कई रील्स ऐसी आती है, कई वीडियोस ऐसी आती हैं। मैंने अभी ब्रायन जॉनसन का एक एग्जांपल लिया, लेकिन कोई विदेशी टूरिस्ट आ रहा है, भारत की वो तस्वीर दिखाया जो कहां से जा रहा है, जो सच्ची है। मतलब आप उसमें ये नहीं कह सकते कहीं से ऐसी बना के बस दिखा दिया। और आप कमेंट सेक्शन देखते हैं, आप उनमें भारतीयों के रिएक्शन देखते हैं, और राष्ट्रवाद सारा छलक आ रहा है वहां पर। तो उसमें हमें दिखता नहीं, वो गुस्सा दिखता है, लेकिन हम सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। तूने हमें आईना दिखाया, उसने कोई कृत्रिम रूप से कुछ गढ़ा तो नहीं है, उसने झूठ मूठ का कोई चित्र, कोई चीज तैयार तो नहीं करी है, वो तो आईना ही तो दिखा रहा है। आईना दिखाने से हमें हमेशा परेशानी होती है। उसने कुछ झूठ दिखा दिया होता, कुछ नकली दिखाया होता, तो आप चिढ़ लेते। कोई आपको सच्चाई दिखा रहा है तो उसका तो शुक्रिया अदा करो। नहीं, फिर नीचे बहुत कोसा आप ऊंचे हो ही नहीं। उसने कुछ दिखा दिया, इससे नीचे थोड़ी हो गए। उसने तो आपको ये दिखाया है कि आप पहले ही नीचे हो। वहां नाली के बगल में ठेला लगा हुआ है और वहां पे जाके आप कह रहे हो भैया थोड़ी और पानी पूरी देना, थोड़ा उसमें सोंठ वाला और डाल दो। वो ठीक, वो बजबजाती नाली है उसके बगल में है, आप ये कर रहे हो। कोई विदेशी आके यही दिखा देता है कि ये नाली देख लो और नाली के बगल में ठेला देख लो और यहाँ पे ये भीड़ लगी हुई है, भैया थोड़ा सा और ये इसमें ये मीठी चटनी वाला और दे देना। हमारे यहाँ पर प्रकृति के स्वरूप की पूजा की जाती है और तमाम जगह इसका मेंशन है, तो फिर हम कहाँ के अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं बार बार। वही है, जो इस तरीके से प्रदर्शित करके पूजा नहीं करते, वो प्रकृति के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील हैं लोग। जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात याद आती है, जितना ज्यादा जो आंतरिक अंधेरा होगा, दरिद्रता होगी, उतना ज्यादा दिखावा होगा। आप नदियों की पूजा करते हैं, अपनी नदियों का हाल देखिए। और यूरोप चले जाइए या किसी और जगह जहां नदी को बस नदी माना जाता है, बहता पानी, अब वाटर बॉडी,
उनकी नदियों का हाल देखिए। आप कहते हो माँ है, उसका हाल देखिए। वो कहते हैं माँ नहीं है, बहता पानी है, उसका हाल देखिए। वहां ऐसा है कि आप नदी में से पानी पी लीजिए, और यहां ऐसा है कि आप वो छू भी दें तो आपको चर्म रोग हो जाए। जो हमारी सबसे दो पवित्र नदियां हैं, गंगा और यमुना, मैं उत्तर प्रदेश की नहीं बात कर रहा, मैं बिहार की नहीं बात कर रहा, बंगाल की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं पूरे भारत का 2/3 जो अनट्रीटेड सीवेज है वो सिर्फ गंगा नदी में जाता है, पूरे भारत का। और यमुना, दिल्ली का 60% वो यमुना में जाता है, और ये तो हमारी सबसे पवित्रतम नदियां हैं। आप हमेशा हर बार छठ पूजा के दौरान, आप किसी भी रिलीजियस प्रोसेशन के दौरान, और छठ पूजा के दौरान आप ये भी देखते हो कि यमुना में ऐसे झाग आया हुआ है, इतना सारा पूरा, उसे महिलाएं खड़ी हुई हैं और सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। क्या चल रहा है? आप पूजा करते हो प्रकृति की? सचमुच हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ये बहुत ही दुख होता है वो दृश्य देख के बार बार, और हर बार वो अखबारों में आते हैं, वो न्यूज पर चलते हैं, लेकिन फिर वही आई गई बात हो जाती है। इवन हम जब समस्या के मूल तक जाना पड़ेगा, और इंडिविजुअल लेवल पर जब हम बात करते हैं आंतरिक चेतना की, किसी के अंदर अगर वो जग रही है और वो उस दिशा में काम कर रहा है, फिर बात आ जाती है कलेक्टिव की कि हाँ शायद भीतर भी नहीं जग सकती है ठीक से जब तक, मैंने कहा, पर्यावरण को मात्र पर्यावरण की तरह देखेंगे, अंतःकरण की तरह नहीं देखेंगे। एक तरफ हम बढ़ती जीडीपी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, और फिर इस तरह का हाल हम लगातार देखते रहते हैं। हमारे एम्बिशंस, हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें किस गर्त में लेकर जा रही हैं, और इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, और फिर पॉलिसी के लेवल पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या कुछ सुधार किया जा सकता है? बिल्कुल मैं सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं कहता कि ये सब हमारी एम्बिशंस का या डेवलपमेंट का या जीडीपी का परिणाम है कि आज भारत इतना प्रदूषित है। न तो हमने ऐसा भी डेवलपमेंट कर लिया है, न आम भारतीय कोई बहुत एम्बिशियस होता है, और न हमारा पर कैपिटा जीडीपी किसी गिनती में आता है। भारत का जो प्रदूषण है वो औद्योगिक या आर्थिक कारणों से नहीं है, सुनने में जैसा भी लगे, पर उसका मूल कारण आध्यात्मिक है। देखिए, समझिए कितना हमने जीडीपी कर लिया कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 94 भारत के हैं। इतना आपने जीडीपी कर लिया है। इतना हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है कि दुनिया के 100 शीर्ष स्थानों में से 94 हमने झटक लिए। हम इतने जबरदस्त तरीके से पैसा बना रहे हैं, हम इतने एम्बिशियस हैं। भारत आर्थिक रूप से इतना अग्रणी हो गया है कि 100 में से 94 भारत के शहर हैं, और दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो दिल्ली है। ये हम क्या खुद को बता रहे हैं कि वो भारत विकास कर रहा है ना, इसलिए प्रदूषण हो रहा है? ये प्रदूषण विकास से नहीं हो रहा है, ये आंतरिक दूषण है जो बाहरी प्रदूषण के रूप में दिखाई दे रहा है। मानिए बात, कहां विकास हुआ है? कौन सा विकास हुआ है? कितना पर कैपिटा हमारा जीडीपी है? यहां तो एक 0.1% अमीर लोग हैं जो बस अमीर हो रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। बाकी तो पूरा देश और गरीबी होता जा रहा है। विकास हुआ कहां है? जब विकास ही नहीं है तो विकास से कहां से प्रदूषण हो गया? ये प्रदूषण विकास से नहीं आ रहा है, ये प्रदूषण भीतरी गंदगी से आ रहा है। एक आदमी चलते हुए थूक रहा है, इसमें विकास का क्या रोल है? एक आदमी है जो चल रहा है सड़क पर और थूक रहा है, विकास हो या ना हो, ये आदमी घटिया है। ये आदमी वो है जिसमें स्वयं के प्रति जरा गरिमा नहीं है। तो हम क्या ऐसा, अगेन उधर अगर स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बात हो या स्पिरिचुअलिटी की बात हो, हम गढ़ माने जाते हैं। तो अब आप खतरनाक क्षेत्र में जाने को तैयार हो रही हैं। चलिए मैं बताता हूं। तुम्हारी मुक्ति का, तुम्हारी ऊंचाई का, तुम्हारी सच्चाई का संबंध किसी और लोक से है, यहां से नहीं है। तुम बस अपना एक कमरा साफ रख लो जिसमें तुम अपनी अंधभक्ति वगैरह चलाते रहो। तुम्हारा मोहल्ला गंदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपने छोटे से कमरे में अपना भजन पूजन कर लिया है, तो मृत्यु के बाद देवयान आएगा और तुमको स्वर्गलोक ले जाएगा। ये जो हमारी अंधभक्ति से उठती लोक धार्मिक
व्यर्थ मान्यताएं हैं, इन्होंने हमें बर्बाद किया है। भारतीयों के घर गंदे नहीं होते, आप गौर करिएगा। रसोइयां गंदी नहीं होती, गौर करिएगा। हमारे जब सार्वजनिक स्थान है ना, वो गंदे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचे से ऊंचा दर्शन भारत के पास है, लेकिन गिरी से गिरी मान्यता भी भारतीयों में पाई जाती है। और गिरी से गिरी मान्यता यह है कि मुझे अपना बस ठीक रखना है, बाकी तो थूकते चलो, कुछ करो। अस्पतालों में देखिए दीवारों पे लोगों ने क्या कर रखा है, वो क्या धोखे से हो गया उनसे? हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, कोई बहुत पुरानी इमारत हो सकती है, गुफा हो सकती है, और वहां पर हम जाकर के कुरेद कर आ जाते हैं, पिंकी लव्स मोनू। ये आदमी गंदा है, इसका रिश्ता गरीबी से नहीं है, इसका रिश्ता संस्कार से है। हमारे जो लोक धार्मिक संस्कार है ना, उनमें गरिमा, आत्मसम्मान की बहुत कमी है। पिंकी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आके उसकी पीठ पे हाथ मल गया, क्योंकि ये रोज हो रहा है। आत्मा आत्यंतिक निजता का नाम है। एक तरह से वो एक्सट्रीम इंडिविजुअलिटी की बात है, हमारी रहने नहीं दी जाती। आप शादी कब करोगे कोई और तय कर रहा है। कौन सा आत्मसम्मान बचा आपके पास, बताइए। आपकी सास आप पे दबाव डाल रही है, तुम बच्चा कब पैदा करोगे। तुम कैरियर क्या लेके चलोगे, वो तुम्हारे बाप ने तय करा है। कौन सा आत्मसम्मान बचा। और जब हमें हर तरफ से गंदगी गंदी मिल रही है, हर कोई हक रख के बैठा है कि आएगा और हमारी जिंदगी पे थूक के चला जाएगा, तो फिर हम भी सड़कों पर थूकते हैं, हम अपनी नदियों को गंदा करते हैं, हम हवाओं को गंदा करते हैं। फिर बोल रहा हूं, भारत जितने गरीब देश और भी हैं दुनिया में, इतने गंदे नहीं है। 100 में से 94, फिर भूलिएगा नहीं, 100 में से 94 दुनिया के सबसे गंदे शहर भारत में है। और जो बाकी 6 भी है ना, वो हमारे भाई बंधु हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वो भी कोई दूर के नहीं है, वो भी हमारे चचेरे ममेरे भाई बहन है। कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, और कोई नहीं है गंदा। ये सब हमारे ही लोक धर्म, हमारी ही संस्कृति का फैलाव है। जो गंदगी, और ये बहुत ज्यादा दुखद इसलिए है क्योंकि ऊंचे से ऊंचा दर्शन भी हमारा है, और उसके होते हुए हमने अपनी ये दुर्गति बना ली। तो फिर क्या सिविक ड्यूटी और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज इस दिशा में, इन सब की बात बेमानी हो जाती है। बनाते रहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज खुद थोड़ी काम कर लेंगे, वो भी इंसान ही करते हैं काम। इतनी तो पॉलिसीज बन गई, उनसे क्या हो गया? कुछ हो रहा है? पॉलिसी इतनी बनती जा रही है, देश उतना और गंदा होता जा रहा है। सफाई आप दिखा दो कहां है। ले दे करके बात इंसान पर आती है। पॉलिसी बनाने वाला भी इंसान है, पॉलिसी एग्जीक्यूट करने वाला भी इंसान है, और पॉलिसी को फ्लाउट करने वाला, तोड़ने वाला भी इंसान ही है। और जो तोड़ने वाले हैं ना, वो 99.9% वही है। तो आप कोई भी पॉलिसी बना लो, कैसे चल जाएगी? और ज्यादा पॉलिसी बनाओगे तो लोकतंत्र, आपकी सरकार और गिरा दी जाएगी। मैं आपसे जानना चाहती हूं, जब एनवायरनमेंट की दिशा में आज आपको अवार्ड भी मिला, और एनवायरनमेंट की दिशा में काम, किस तरह से एनवायरनमेंट की दिशा में आपकी संस्था, आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा। जिन्होंने अवार्ड दिया, मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर बाहरी सक्रियता, एक्टिविज्म के लिए तुम मेरा नाम सोच रहे हो, तो ये अवार्ड वगैरह मुझे मत देना। ओके। पर अगर तुमको ये दिखाई देता है कि तुम्हें नदियों की गंदगी गिनने से पहले इंसान की गंदगी गिननी पड़ेगी, तो तुम मेरी बात सुन पा रहे हो। तुम्हें अगर ये दिखाई देता है कि एयर क्वालिटी नापने से पहले तुम्हें इंसान की क्वालिटी नापनी पड़ेगी, तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। तुम्हें अगर ये दिखाई देता है कि सी लेवल कितना बढ़ गया क्लाइमेट चेंज से, या कि भूजल स्तर कितना गिर गया एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन से, ये नापने से पहले तुम्हें इंसान के दिल का स्तर नापना पड़ेगा, तो तुम्हें कुछ मेरी बात समझ में आई है। शायद उन्हें मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने कहा, तुम सारी बाहरी चीजें नाप रहे हो, बाघ कितने बचे, तुम ये क्यों नहीं नाप रहे कि उस इंसान में हिंसा कितनी बची जिसने सबसे पहले बाघ मार दिए थे। हिंसा अगर अभी उतनी ही बची हुई है, तो बाघों को तुम कितने दिन तक बचा लोगे? इंसान भीतर से उतना ही गंदा है, तो तुम नदियों को साफ कैसे रख लोगे? तो फिर जो ये जो एक्टिविज्म है हमारे चारों तरफ, अभी आपने इंडस्ट्री है, बहुत तगड़ी इंडस्ट्री है। कैसे? थोड़ा सा। $1 बिलियन इंडस्ट्री है, बहुत फंडिंग आती है, बहुत फंडिंग आती है सारे बाहरी काम करने के लिए, और उन कामों से होना धोना कुछ नहीं है। कुछ हो रहा है? आपको लग रहा है? अगर आप उनसे पूछें कि इतना आया,
उस पर आरओआई क्या है, बिल्कुल मैक्रो तरीके से बताओ कि दुनिया में तुमने क्या बचा लिया। क्योंकि एक छोटी सी बात है जो वो सुनना नहीं चाहते, वो छोटी सी बात यह है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद इन। और जो चीज भीतर से शुरू होनी है, आप बाहर 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 उसमें लगे हुए हो, उससे क्या हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया इस पूरी एनवायरमेंटल डिबेट को, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इसे, उन्हें भी एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, और शायद हम और डीपली, जैसा आपने कहा, इट ऑल स्टार्ट्स विद यू, इट ऑल स्टार्ट्स विद इन, सब अंदर से शुरू होता है। आंतरिक गंदगी का मैनिफेस्टेशन है बाहर वाली गंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दर्शकों को भी कि जो अंत तक हमारे साथ बने रहे। हम इसी तरह के मुद्दे लाते रहेंगे, इन्हीं जरूरी विषयों पर बात करते रहेंगे। आचार्य प्रशांत, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक बार फिर से।